Greeting students, welcome back to class. It's NCERT solution part 2. In the previous lecture we discussed about question 1, match the following. Question 2, fill in the blanks. Then question 3, true false. Then question 4th, 5th and 6th we have discussed already. Today we will discuss question 7th. Explain the system of subsidiary alliance. जो सब्सिडरी अलाइंस एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी वो क्या थी उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 एंड गेनिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, द कंपनी बिगेन टू एक्सपेंड इट्स रूल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. सो फॉर द सेम उसको बहुत सारे अलग अलग जो है तरीके जो हैं निकालने थे और अलग अलग वेज इम्प्लीमेंट करने थे. सो फॉर दैट इट हैड डिवाइज्ड सेवरल प्लान्स, यानी मैनी प्लान्स दे इम्प्लीमेंटेड. वन ऑफ देम वाज द सब्सिडरी अलायंस. तो उनमें से एक सब्सिडरी अलायंस था. अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, यानी इसके अंदर क्या था. द फर्स्ट पॉइंट, द इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स. यानी इंडियन जो रूलर नवाब या राजा वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते थे. They were to be protected by the company and but pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of their protection. अब जो इंडियन रूलर था उसको आर्मी जो है ब्रिटिश आर्मी रखनी थी और जब उसको ज़रूरत होगी तो ब्रिटिश आर्मी उसको हेल्प प्रोवाइड करवाएगी, बट दे हैव टू पे फॉर द सेम ऑल्सो. यानी जो ब्रिटिश आर्मी है इंडियन रूलर को रखनी होगी और पे भी उसी को करनी होगी, बट वो आर्मी किसकी है, ब्रिटिशर की है. दैट द कंपनी वाज सपोज्ड टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ द फॉर देयर प्रोटेक्शन. इफ द इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक द पेमेंट देन दैट द पार्ट ऑफ टेरिटरी वाज टेकन अवे बाय द कंपनी एज प्लेंटी. अगर इंडियन रूलर उनको पेमेंट देने में असफल हो जाता है या अनसक्सेसफुल हो जाता है और दे आर नॉट एबल टू पे द पे और पेमेंट एज द प्लेंटी, दे हैव टू गिव देयर टेरिटरी और ब्रिटिशर विल देयर टेरिटरी. ब्रिटिशर विल टेक देयर टेरिटरी, यानी ब्रिटिशर या अंग्रेज जो हैं उस टेरिटरी को उनसे ले लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इन द 1801 द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव अप हाफ ऑफ हिज टेरिटरी एज द कंपनी फॉर फेलिंग टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज. तो एग्जाम्पल है उसमें अवध का 1801 के अंदर अवध को इसी भी यहाँ पर ऐड कर लिया गया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इन व्हाट वे वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर. यानी कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंडियन रूलर से किस तरीके से अलग था वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. The British territory were broadly divided into the administration units called the presidency. तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स थी उनको क्या बोला जाता था, उनको प्रेसिडेंसी बोला जाता था. There were 3 presidency. Then how many presidency were there? Then you can say 3 presidency were there. Like Bengal, Madras and Bombay were under the Indian ruler. एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. तो जो इंडियन रूलर थे उनके अंडर 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था, बट ब्रिटिशर ने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स के अंदर. तो जिला जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, परगना, तहसील और विलेज के अंदर इंडियन रूलर के अंदर डिवाइडेड था. ईच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल. Where under the Indian administrative system the supreme head was king or nawab, but वहाँ कौन था, ब्रिटिशर के अंडर गवर्नर जनरल था और यहाँ किंग और नवाब था. वॉरेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस. Its district was to have 2 courts, civil courts and the criminal courts. तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट होंगी, एक सिविल कोर्ट होगी और एक क्रिमिनल कोर्ट होगी. यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज प्रीसाइडेड ओवर द सिविल कोर्ट्स. द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती, एंड अंडर द
regulating act of 1773, a new supreme court was established. कोलकाता में पहला सुप्रीम कोर्ट इंडिया का बना था. The main figure in an Indian district was collector. According to his title collector, his main job was to collect the revenue and the taxes, maintain law and order in his district with the help of judges, police officer and darogas. The last question of this chapter is there. Describe the changes that occurred in the composition of the company's army. यानी क्या क्या चेंजेस कंपनी की आर्मी के अंदर किए गए. During the 18th century, when the East India Company began recruitment for its own army, it started recruiting peasants and began training them as professional soldiers. यानी 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब कंपनी ने भर्तियां करनी स्टार्ट की, रिक्रूटमेंट स्टार्ट की खुद की आर्मी के लिए, तो जो इंडियन पीजेंट्स वगैरह थे उनको उसमें शामिल करना स्टार्ट कर दिया. लाइक द मुगल आर्मी, द कंपनीज आर्मी वॉज ऑल्सो कंपोज ऑफ द कैवलरी एंड द इन्फेंट्री रेजिमेंट्स. यानी घोड़ों की सेना और पैदल सेना थी जो दोनों को बनाया गया. विद द कैवलरी डोमिनेटिंग द आर्मी, however a warfare technology changed during the 19th century. यानी युद्ध करने की जो पॉलिसीज थी या तकनीक थी वो बहुत बदल चुकी थी 19th सेंचुरी तक. द कैवलरी रेजिमेंट ऑफ कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड, उसको बंद कर दिया गया था. एज द सोल्जर हैड टू बी आर्म्ड विद द मस्केट्स एंड द मैचलॉक्स, द इन्फेंट्री रेजिमेंट्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट. तो इस टाइम पे इन्फेंट्री यानी पैदल जो सेना थी वो ज़्यादा important हो गई थी. Students, it was all over about this chapter and this lecture. Thank you. Have a nice day.